आग्रह करती हूँ कि वो हमारे वॉलंटियर्स को मार्गदर्शन करें एनएसएस के बारे में। इस कॉलेज के बड़े शिक्षक हैं और एनसीसी को इन्होंने जीवंत किया अपने समय में। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम अपना एक संक्षिप्त परिचय भी आपको दें। मैं डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता और फरोज के कॉलेज में ही बॉटनी डिपार्टमेंट में टीचर हूँ। मैं लंबे समय तक एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स से जुड़े रहने का मौका मुझे मिला है और मैं उसी जानकारी को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हम सबसे पहले सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं कि आज हमने देखा है कि आप सबों ने कड़ी धूप में स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया है, जागरूकता रैली निकाली है। वहाँ से आने के बाद पुनः आपने रंगोली जैसे कार्यक्रमों को जीवंत किया। ये रचनात्मक कार्य है, ये सामाजिक कार्य है और राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना भी इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हुई थी। मेरी जानकारी में इस कॉलेज के वरीय शिक्षक डॉक्टर हरिनारायण शाह जी ने कल राष्ट्रीय सेवा योजना के संबंध में आप लोगों को बहुत जानकारी दी है, जैसे मुझको जानकारी है। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम शेयर करना चाहेंगे आपसे। हम इस कॉलेज की उपलब्धियों की चर्चा पहले करें। आप डॉक्टर पूर्णिमा सिंह जी इस कॉलेज की 8वीं कार्यक्रम अधिकारी हैं। 1975 में इस कॉलेज में एनएसएस की स्थापना हुई थी और तब डॉक्टर समीम बारवी, हमारे भी गुरु डॉक्टर समीम बारवी जो बॉटनी डिपार्टमेंट में टीचर थे, वो सबसे पहले यहाँ कार्यक्रम अधिकारी के रूप में पदस्थापित किए गए। हम उनकी एक चर्चा करेंगे आपको कि मेरी जानकारी में जब भी कोई व्यक्ति पीएचडी करता है तो वो थीसिस जो जमा करता है, लिखता है, वो उस वक्त तो कंप्यूटर का अब युग आया है, पहले तो टाइप करके जमा करते थे। मेरी जानकारी में अभी तक कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं आया है, दूसरा व्यक्ति आया, लेकिन पहले व्यक्ति वही थे जिनको विधिवत विश्वविद्यालय ने परमिशन दिया था कि आप अपना थीसिस हाथ से लिखकर सबमिट करेंगे। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में दर्ज है, विशेष रूप से उनको यह इजाजत मिली थी। उनकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी थी कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के टीचर ने उनकी कॉपी को जांचने से रोक दिया था, ये कहकर कि हाथ से लिखी हुई नहीं है, प्रिंट किया हुआ है। और उनकी कॉपी फिर अलग से जांच की गई थी। वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे अपने समय में। एक से एक बढ़कर शिक्षक यहाँ आए। उनके बाद प्रोफेसर परशुराम सिंह जी दर्शन शास्त्र के विभाग अध्यक्ष थे, उन्होंने इस दायित्व को संभाला। उनके बाद 1988 में डॉक्टर राम नरेश चंद्र सिंह जी गणित विभाग के प्रोफेसर थे, रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने इस दायित्व को संभाला। उनके बाद डॉक्टर रंजीत कुमार यादव के बाद डॉक्टर हरिनारायण शाह के बाद डॉक्टर डीएन चौरसिया के बाद प्रोफेसर आफ्ताब आलम जी और उसके बाद 8वें कार्यक्रम अधिकारी के रूप में आपके सामने डॉक्टर पूर्णिमा सिंह जी मौजूद हैं। मुझको ऐसा लगता है कि लंबे अरसे के बाद राष्ट्रीय सेवा योजना एक बार पुनः इस महाविद्यालय में जीवंत हुआ है और आप सभी उसके साथी हैं। इस कार्यक्रम के साथ मिलकर इसको साझा करना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबकी बड़ी महती भूमिका है। हम एनएसएस की स्थापना कैसे हुई इस सब की बात हम आज नहीं करते हैं, कारण मुझको जानकारी है कि सर ने कल इस पर विस्तृत जानकारी आपको दे दी होगी।
लेकिन कुछ चर्चा हम ये आपसे करेंगे कि आखिर आपके मन में आता होगा राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े क्यों, लाभ क्या है। सबसे पहले नंबर में कि जैसे एनसीसी से आप जुड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट जो हाई स्कूल तक आपको मिलता है ए, फिर कॉलेज में आपको बी और सी प्रमाण पत्र मिलता है। उसी तरीके से राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ने के बाद आपको एक वर्ष में 120 घंटे के कार्यक्रम का प्रमाण पत्र मिलेगा और 2 वर्ष में आपको 240 घंटे का प्रमाण पत्र मिलेगा। ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कर्मठता से ईमानदारी पूर्वक राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को ये मिल जाएगा। आपको मिलेगा भी प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र मिलेगा सिर्फ पार्टिसिपेशन का कि आपने इस शिविर में हिस्सा लिया। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, हम कॉलेज तक सिमट कर नहीं रह जाएं। इसके लिए आपको काबिल बनना होगा। आप में उन चीज़ों को जागृत करना होगा अपने आप में जिसकी बदौलत आप इस छोटे से कस्बे से, छोटे से शहर से बड़े शहर तक, विश्वविद्यालय, प्रदेश के बाद देश की राजधानी और फिर विदेशों तक जाएंगे। ये सबसे छोटा शिविर है। यहाँ के बाद विश्वविद्यालय स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाता है जिसमें प्रत्येक कॉलेज से 5 लड़के और 5 लड़कियों को आमंत्रित किया जाएगा। हो सकता है उसकी संख्या कुछ कम भी हो, लेकिन सामान्य तौर पर 5 लड़के और 5 लड़कियों को वहाँ बुलाया जाता है। आप अभी इस शिविर में जैसे आप 50 लोग हैं तो फिर आप ये तय कीजिए कि 50 में तो 40 को छटना है, 10 में आपको पहले अपना स्थान बनाना होगा। ये स्थान बनेगा कैसे? वहाँ आपको बुलाया जाएगा जिन कारणों से। उसमें सबसे पहला होगा कि बौद्धिक रूप से आप कितने विकसित हैं। शैक्षिक कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में, रचनात्मक कार्यक्रमों में आप कितनी सक्रियता से हिस्सा लेते हैं। मैं कार्यक्रम अधिकारी था और मेरे साथ यहाँ के बच्चे गए हुए थे लखनऊ में। वहाँ पर अपने अपने राज्य में राज्य की क्या विशेषता है उसको बच्चों को बोलना था। एक लड़का और एक लड़की एटी कॉलेज से ही, उसने बिहार के गौरव गाथा को कहा। उसने देखा कि हमसे पहले उत्तर प्रदेश के कुछ बच्चों ने जो कहा तो बाद में उसने शेर व शायरी की। उसको लगा कि अरे ये तो शेर व शायरी किया, हम तो कुछ नहीं किए। उसने बिना सोचे समझे उस बच्चे ने, उस लड़के ने, उसने एक चीज कह दिया कि हम हैं बिहारी, पढ़ते हैं सब पर भारी। ये कह दिया उसने। कहने के बाद खेल मंत्री उस कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए हुए थे, उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री। वो जब मंच पर आए तो उन्होंने कहा कि बिहार के एक बच्चे ने कहा कि हम बिहारी हैं, सब पर भारी हैं, बोलने से कुछ नहीं होता है, जीवन में कुछ भी करने के लिए दिखाना पड़ता है ना, केवल बोलने से जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता। उन्होंने इस तरीके से कहा कि एक कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मैं बहुत लज्जित हूँ, लेकिन मुझको कॉन्फिडेंस था इस बात का कि ये लड़का कुछ करेगा। जब कार्यक्रम का समापन हुआ उस दिन भी खेल मंत्री आए थे और आपको बताएं कि उस लड़के ने 20 प्रतियोगिता में अकेले पूरे इंडिया में 12 प्रतियोगिताओं में प्रथम किया। वो लड़का 12। हमने आपके कॉलेज की ये एक पत्रिका है, हमने इस घटना का इसमें जिक्र किया है। ये पूरी कहानी हमने लिखा है, इसमें है लिखा हुआ, मेरी लिखी हुई है, हमने लिखा है इसमें, उस बच्चे का नाम से लेकर सबसे लिखा हुआ है। और खेल मंत्री ने अपने समापन कार्यक्रम में कहा कि मुझको आज गर्व है कि बिहार के बच्चे ने जो कहा उसे कई गुना अधिक करके दिखाया। और हम देश के बच्चों को कहना चाहते हैं कि वो बिहार के बच्चों से सीखे। देश के किसी भी बच्चे ने ऐसी उपलब्धि नहीं पाई जितना बिहार ने। वॉलेंटियर के बाद आपके मन में आता होगा कि फिर करेंगे क्या। वॉलेंटियर के बाद एक पद है नेशनल सर्विस वॉलेंटियर। आप उसमें अपनी सेवा दे सकते हैं और उसके लिए ये पूरे विश्वविद्यालय में 2 पद हैं, मात्र 2 पद हैं इसके, है ना? उस 2 पदों में अगर आपका चयन होता है तो आप एनएसएस के लिए पूरे विश्वविद्यालय स्तर पर कार्य करने का आपको मौका मिलेगा। आप दूसरे कॉलेजों में जाकर वहाँ के कार्यक्रमों का अवलोकन करेंगे कि वहाँ कार्यक्रम किस तरीके का हो रहा है, उसमें किस तरीके के परिवर्तन की आवश्यकता
का मौका आपको मिलेगा और उसके बदले में आपको प्रति माह पैसा भी मिलेगा। अगर लगातार 2 वर्षों तक आप काम कर लेते हैं तो आपको युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की नौकरियों में 10% डायरेक्ट रिजर्वेशन होता है। हम आपको बताएं कि अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं इसी केवल वॉलंटियर के रूप में, तो यूपीएससी के द्वारा वैकेंसी आती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय का, जिसमें आपका एनएसएस है, जिसमें आपका नेहरू युवा केंद्र है। देखिए, नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस ये दोनों पैरेलल संस्था है, ये समानांतर संस्था है। केवल क्या है कि उसमें छात्र हैं और उसमें 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच के कोई भी युवा उसमें हिस्सा ले सकते हैं, उसमें छात्र होना आवश्यक नहीं है। और जिस तरीके से विश्वविद्यालय में यहाँ पर होते हैं कोऑर्डिनेटर, उसी तरीके से प्रत्येक जिला में एक यूथ कोऑर्डिनेटर होते हैं और उनकी भी बहाली, उनकी भी नियुक्ति यूपीएससी के द्वारा होती है। अगर आपका सिलेक्शन उसमें होगा तो आपको रिटन देने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको उसके लिए रिटन, यूपीएससी डायरेक्ट आपको कॉल करेगा दिल्ली में, आपका केवल वाइवा होगा। वाइवा के अलावा जैसे आपने देखा होगा एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को नहीं, हम अभी यूपीएससी की बात कर रहे हैं, यूपीएससी उसके लिए बता रहे हैं। यूथ ऑफिसर जो होते हैं पूरे प्रदेश में एनएसएस में 2 पटना में बैठते हैं, बस 2 पद हैं। मैंने कहने का हर एक राज्य में वो 2 पद है बस। तो उसके लिए मैंने यही समझिए कि 2-3 साल पोस्ट निकलता है और वैकेंसी रहती है 3-4 पोस्ट पूरे इंडिया में। प्रत्येक राज्य से, अब देखिए एक चीज अभी आपको क्लियर कर दें कि हम लोग बोलते हैं बिहार, लेकिन जो पटना का रीजनल सेंटर है उसमें 2 राज्य आते हैं, बिहार और झारखंड। तो दोनों राज्यों को मिलाकर उसमें 5 लड़के और 5 लड़कियों को भेजा जाएगा। कोई एक कार्यक्रम अधिकारी आपके साथ जाएंगे। वो ये जो शिविर होगा वो 10 दिनों का होगा और वहाँ आप देश के हर एक राज्यों से अलग अलग विश्वविद्यालयों के छात्र उसमें आएंगे। तब आपको लगेगा उनके कार्यक्रमों को देखकर, उनके शैक्षिक प्रतियोगिताओं को देखकर कि हम बहुत कम जानते हैं। उनको देखने के बाद आप में ललक जगेगी कि मुझे भी कुछ जानना चाहिए, सीखना चाहिए। और जब आप एक बार वहाँ से लौट कर आएंगे तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व का वह परिवर्तन होगा जिसका अनुमान शायद आपने अभी तक नहीं किया है। हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि पिछले 5-6 वर्षों में महाविद्यालय का कोई भी छात्र या कोई भी छात्रा कहीं भी किसी राज्य स्तरीय या किसी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में उसने हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन अब मुझको उम्मीद है कि आपके महाविद्यालय को ऐसा मौका मिलेगा और आप उसका हिस्सा बनेंगे। प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में 26 जनवरी को जो राजपथ पर परेड होता है उसके लिए सिलेक्शन कैंप का आयोजन होता है। पूरे दोनों राज्यों को मिलाकर पहले 10 लड़के और 10 लड़कियों का चयन होगा। दोनों राज्यों को मिलाकर उनको प्री आरडी कैंप में भेजा जाएगा। एनसीसी में थोड़ा कठिन है, एनसीसी से आरडी करना कठिन है और एनएसएस से आरडी करना थोड़ा आसान है। कारण ये कि एनसीसी को कई कैंप के बाद वहाँ तक पहुँचने का एक मौका मिलता है। मैं भी एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ इसी कॉलेज का, और एनएसएस के द्वारा अगर आप जाएंगे तो मार्ग सुगम हो जाएगा, आसानी से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सारे सामान एनसीसी में भी मिलता है ना, लेकिन एनएसएस में भी इसी तरीके से मिलता है। फिर एक कार्यक्रम यूथ पार्लियामेंट, हर एक वर्ष इस तरीके के कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है जिसमें एक साथ एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, इन सारे संस्थाओं से बच्चे बच्चियां वहां पहुंचती हैं। ये भी राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है। नेशनल लीडरशिप कैंप, यह भी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। आप उसका हिस्सा बन सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में जब आपकी प्रतिभागिता, जब आपका प्रदर्शन बेहतर होता है तो एक और प्रोग्राम है इंटरनेशनल, एक तो प्रोग्राम इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में यह है कि अपने देश से 10 लड़के और 10 लड़कियों का चयन होता है। ये यहाँ से जापान, अमेरिका या अन्य देशों में भेजे जाते हैं और फिर वहाँ से बच्चे इंडिया आते हैं
कई देशों से बच्चे इंडिया आएंगे, हम दूसरे देशों में जाएंगे, तो आपको एनएसएस ने यह मार्ग दिया है कि आप अपने देश को जाने, आप विदेशों को जाने, आप अपनी पहचान बनाएं। ये मौका आपको एनएसएस का ये प्लेटफॉर्म आपको देता है और आपको अपने जीवन में इसका लाभ लेना है। ये जो एनएसएस का जो प्रमाण पत्र है 120 और 240 घंटे का, उसको आपका अगर कहीं नामांकन होता है तो प्रत्येक यूनिवर्सिटी में आपके लिए 2% सीट रिजर्व है। हम जैसे बताएं, आपको मन में आता होगा जब 2 साल 3 साल ये कर लेंगे उसके बाद भी कुछ होगा क्या? तो वॉलेंटियर के बाद एक और पद होता है विश्वविद्यालय स्तर पर, उसको हम लोग कहते हैं एनएसवी, नेशनल सर्विस वॉलेंटियर। आइए सर। और गोद लेने के बाद वहां के जो समस्या है उस पर उसकी सूची बनाइए, एक टीम बनाइए और जाकर उसके अनुसार काम कीजिए। आपके मन में ये भी बात आई कि भाई हम अगर उसमें काम करेंगे तो हमारी पढ़ाई लिखाई तो बाधित होगी। आप सप्ताह में 1 दिन काम कीजिए, आप पढ़ाई के बाद काम कीजिए, आप छुट्टी के दिन में काम कीजिए। जरूरी नहीं आपको कि पढ़ाई को बाधित करके आपको कोई भी काम नहीं करना है, लेकिन मौका निकालना है। और ये जो मौका निकालना है आपको, उसके लिए क्या करेंगे? तो आप स्वच्छता जागरूकता रैली निकाले। सफल तब होगा जबकि किसी क्षेत्र को आप स्वच्छ बना देंगे। आप अपने कॉलेज के एक छोटे से हिस्सा को एडॉप्ट कीजिए और एक एनएसएस पार्क बनाइए, उसमें फूल लगाइए, उसमें छोटे छोटे पौधे लगाइए, आप उसको जीवित कीजिए, उसका नाम रखिए एनएसएस पार्क, है ना? वो जब आप देखेंगे, जो बाहर से लोग आएंगे उनको जब देखेंगे उनको लगेगा कि वाह, यहाँ के बच्चों ने बहुत काम किया है। स्वच्छता के अलावा आप कुछ लोगों को चूंकि देखिए निस्वार्थ भाव से काम करना है। ये उद्देश्य नहीं है कि हमको ये पैसा चाहिए, हमको ये चाहिए, ऐसा नहीं। आप अगर अच्छा करेंगे तो आपकी पहचान, आपके कर्म को सब देखता है। आप अपने कर्म से अपनी पहचान बनाइए। और आप क्या करेंगे, जैसे देखिए कि स्वच्छता अभियान में सड़क की सफाई करने के लिए हम आपको नहीं कहते हैं, कारण कि सड़क की सफाई करने के लिए यहाँ प्रतिनियुक्ति है, लेकिन उस मलिन बस्ती में जाइए, वैसी बस्ती में जाइए जहाँ गंदगी के कारण लोगों को रोग हो सकता है। आप उस क्षेत्र में जाकर आप सफाई कीजिए। सफाई करने में आपको फिर यही बात लगे कि कीचड़ कैसे उठाएंगे, झाड़ू कैसे उठाएंगे, ये उठाना पड़ेगा। समाज के लिए आपको काम अगर करना है तो आपको अपने मन से इन बातों को निकालना होगा कि कार्य कैसे करेंगे। उसके बाद वर्ष में एक बार आप ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कीजिए। हर एक वर्ष आप ये आदत डालिए कि मैं, अगर कोई व्यक्ति आपका परिवार का मिला तो ठीक है, आप उसको डायरेक्ट ब्लड डोनेट कीजिए, अन्यथा ब्लड बैंक में जाकर आप आदत डालिए कि प्रतिवर्ष हम ब्लड डोनेट करेंगे। आप सोचिए कि आपके रक्त से कोई एक व्यक्ति को अगर जीवन दान मिल जाता है, जब उसको किसी दिन आप सामने सामने देखिएगा, ये उठे उठे, है ना? ये 1992 में इस गीत को एडॉप्ट किया गया एनएसएस सॉन्ग के रूप में। सुने आप नहीं सुने? नहीं सुने? हम सुनाता हूं, सुनाई पता है? ठीक है, आप लोग इसको सीखिए, इसको सुर के साथ, क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे तो यह गीत प्रतिदिन होगा, किसी भी कैंप में आप जाएंगे तो, और आप अगर नहीं जानेंगे तो आपको उस वक्त अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको इसको सीखना है ताकि